हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 17वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये इस वीडियो सीरीज़ का 17वां वीडियो है। अगर पिछले क्लास के वीडियोस का लिंक आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने सीएसएस के टाइप्स के बारे में हमने जाना था कि सीएसएस को हम 3 प्रकार से अपनी एचटीएमएल वाली फाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने इनलाइन सीएसएस के बारे में जाना था। इनलाइन सीएसएस केवल एक ही एचटीएमएल एलिमेंट को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपको एक ही समय पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर एक ही जैसे स्टाइल्स करने होते हैं तो आपको इनलाइन सीएसएस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही जैसे अगर कई एलिमेंट्स को करना है तो कोड भी आपको रिपीट करना पड़ता है। इनलाइन सीएसएस के अलावा इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस भी होता है। इंटरनल सीएसएस को पहले हम समझते हैं। ठीक है, इंटरनल सीएसएस होता क्या है? देखिए, इंटरनल सीएसएस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहता है। तो ये एक ऐसा सीएसएस का कोड होता है जो एचटीएमएल फाइल के अंदर ही लिखा जाता है। और इंटरनल स्टाइल शीट को लिखने के लिए आपको हेड के अंदर स्टाइल एलिमेंट का उपयोग करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी एचटीएमएल वाली फाइल होती है उसके अंदर आपको एक टैग लगाना होता है जिसका नाम है हेड। हेड टैग के अंदर हम ऐसे कंटेंट को लिखते हैं जो वेब पेज के काम करने के लिए या वेब पेज को सही से दिखाने के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को रखता है। तो आपका वेब पेज सही से डिस्प्ले हो इसके लिए भी हमको सीएसएस का कोड जो होता है वो हेड टैग के अंदर ही लिखना होता है। हेड टैग के अंदर आपको जब सीएसएस यूज़ करना होगा तो आप ऐसे डायरेक्ट सीएसएस के कोड नहीं लिखेंगे। आप उन सभी सीएसएस के कोड को स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आप इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर रहे होंगे आपको स्टाइल टैग का ही उपयोग करना होगा। इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने से पहले आपको इंटरनल सीएसएस को लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। इंटरनल सीएसएस में हम सीएसएस को थोड़ा इनलाइन सीएसएस से अलग लिखते हैं। तो इंटरनल सीएसएस में हम सबसे पहले तो स्टाइल टैग लगाते हैं। ठीक है, तो स्टाइल टैग के अंदर जब आप सीएसएस का कोड लिख रहे होंगे तो उसको लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सेलेक्टर। ठीक है, सेलेक्टर हमको ये बताता है कि कौन से एलिमेंट पे आप सीएसएस लगाने वाले हैं। फिर आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं मैंने पी लिखा हुआ है। पी वो एलिमेंट का नाम है जिस पे सीएसएस लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे सारे पैराग्राफ एक साथ स्टाइल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। पैराग्राफ एलिमेंट के लिए हम सिर्फ पी लिखते हैं। फिर उसके बाद में आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ये दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर कितने प्रॉपर्टीज़ आप लगाना चाहते हैं। अगर ये कर्ली ब्रैकेट आप यही नहीं यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र को ये नहीं पता चल पाएगा कि उस एलिमेंट पे कितनी प्रॉपर्टीज़ को आप एक साथ लगा रहे हैं। तो ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। फिर उस ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। प्रॉपर्टी का नाम लेफ़्ट साइड लिखते हैं। फिर बीच में कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद हम प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं और फिर सेमी कॉलन लगाते हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं सीएसएस डिक्लेरेशन। तो सीएसएस डिक्लेरेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टी का नाम और दूसरा होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू। ये सिंटैक्स हमने इनलाइन सीएसएस में भी सीखा था। ठीक है, और यही सिंटैक्स हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। बस अंतर क्या है, हम वहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सीएसएस डिक्लेरेशन में क्या चीज़ें होती हैं। तो सीएसएस डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, ना कि सिलेक्टर होता है। ठीक है, कोड में भी इसको चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना है और उस फाइल में आपको उन बेसिक टैग्स को लिखना है जो आप एचटीएमएल फाइल में लिखते हैं। एचटीएमएल फाइल मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ जिसका नाम है new.html। और इस एचटीएमएल वाली फाइल में आप सबसे पहले कोई भी एलिमेंट ऐड कर लीजिए जिसमें कुछ सिंपल सा टेक्स्ट हो। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट जोड़ दे रहा हूँ और जिसमें कंटेंट लिखा है टेक्स्ट। अब इस पैराग्राफ मुझे सीएसएस अप्लाई करना है।
लेकिन मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज़ करने वाला हूँ। तो अब हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे। स्टाइल टैग ये दर्शाता है कि आप सीएसएस यूज़ करने जा रहे हैं। स्टाइल टैग के अंदर थोड़ा जगह बना लीजिए। तो सीएसएस को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है जिस एलिमेंट पे आप सीएसएस लगाने जा रहे हैं। तो बॉडी टैग के अंदर अभी मेरे पास सिर्फ ये पैराग्राफ एलिमेंट है। तो इस पैराग्राफ एलिमेंट को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए बस आपको उस एलिमेंट का नाम लिखना होता है, बस वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट को हम पी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हमको उसका सिर्फ नाम लिखना है। अब ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया है। अब हमको यहाँ करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट के अंदर ही आपको सीएसएस के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स लिखने हैं, यानी सीएसएस के प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को लिखना है। इस करली ब्रैकेट के अंदर आप थोड़ा जगह बना लीजिए, और इसके अंदर आप उस सबसे पहले प्रॉपर्टी को लिखिए जो आप इस पैराग्राफ एलिमेंट पे लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर चेंज करने का प्रॉपर्टी है कलर, और प्रॉपर्टी के बाद में हम कॉलन लगाते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था इनलाइन सीएसएस को लिखते वक्त। यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू यहाँ पे कलर का मैं सेट कर देता हूँ रेड। और जब आप एक प्रॉपर्टी और वैल्यू को लिख चुके हैं तो लास्ट में सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। तो अभी आपने एक सीएसएस का कोड लिखा है जो कि इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस स्टाइल टैग के अंदर लिखे जाते हैं, और उसी एचटीएमएल फाइल के अंदर वो स्टाइल टैग होता है। आप यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल बनाएंगे जो होगा एचटीएमएल फाइल, और उसी में आपको ये सीएसएस को लिखना है। इसका आउटपुट चलिए देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए आपको व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। करंट फाइल इन क्रोम, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आउटपुट है उस कोड का। पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को लगाना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, आपको लाइन चेंज करना है और यहीं पे आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, फिर कॉलन लगाना है, और फिर बैकग्राउंड कलर की वैल्यू सेट करना है। वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एक्वा। ठीक है, ये भी एक कलर है। फाइल सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पैराग्राफ एलिमेंट का जो बैकग्राउंड है वो एक्वा कलर में सेट हो गया है। उम्मीद है आपको इंटरनल सीएसएस को लिखने का तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। देखिए, एक्सटर्नल सीएसएस में हम सीएसएस की एक अलग से फाइल बनाते हैं, और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट सीएसएस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एचटीएमएल वाली फाइल होती है उसको हम डॉट एचटीएमएल या डॉट एचटीएम एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। तो ये एचटीएमएल वाली फाइल हो गई। जब आप सीएसएस की भी फाइल अलग से बना रहे हैं जिसमें सीएसएस लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट सीएसएस होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जब आप एक एचटीएमएल फाइल यूज़ कर रहे हैं और उसका सीएसएस अगर आप अलग लिखते हैं, तो उसी सीएसएस की फाइल को सिर्फ एक ही एचटीएमएल से नहीं, आप कई सारे एचटीएमएल फाइल से लिंक कर सकते हैं। तो जो कोड आपने इस सीएसएस वाली फाइल में लिखा है एक बार, उसको आपको बार बार हर एचटीएमएल के लिए अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक ही बार सीएसएस को लिखने से ही सभी आप अपने वेब पेज को एक जैसा ही बना सकते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस का उपयोग करना बहुत ही यूज़फुल होता है। आपको बार बार एक ही जैसे कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये सीएसएस लगाने का सबसे यूज़फुल और सबसे उपयोगी, सबसे आसान तरीका होता है। इसको लिखना कैसे है आपको ये भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप सीएसएस की अलग से फाइल बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक सीएसएस की फाइल बना के सेव कर लेना है। मैं एग्जांपल के रूप में mystyle.css नाम से फाइल को सेव करके रखा हूँ। ठीक है, और इसको आपको लिंक कैसे करना है, एचटीएमएल से आपको लिंक करने के लिए लिंक टैग लगाना है। तो जो एचटीएमएल वाली फाइल है उसी में आप लिंक टैग लगाएंगे। एचटीएमएल वाली फाइल में लिंक टैग लगाएंगे, और उसके एट्रीब्यूट्स में दो एट्रीब्यूट यूज़ करना है। एक होता है आरईएल जो कि रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशन उस फाइल से जिस फाइल से आप एचटीएमएल को जोड़ रहे हैं,
रिलेशन की वैल्यू स्टाइल शीट ही रखना है क्योंकि आप CSS की फाइल लिंक कर रहे हैं। href फाइल का लोकेशन बताता है जिस CSS फाइल को आप जोड़ रहे हैं। तो जिस फाइल को आप जोड़ना चाहते हैं CSS वाली फाइल को, आप उस फाइल का नाम उसके लोकेशन के साथ आपको इस एट्रीब्यूट के वैल्यू के रूप में रखना है। इतना लिखने से आपका जो HTML वाला फाइल है वो आपके CSS वाले फाइल से लिंक हो जाएगा और CSS का जो भी कोड आप लिखेंगे वो HTML एलिमेंट्स पर लागू हो जाएगा। करके देखते हैं इसको कैसे अपने कोड में भी लिखना है। तो जो कोड अभी मैंने यहाँ पे इंटरनल CSS के रूप में लिखा था, वही कोड अब मैं एक्सटर्नल CSS में भी लगा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एक नया फाइल चाहिए। फाइल मेनू पे क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए। अभी ये ब्लैंक फाइल है, ये किसी भी टाइप में सेव नहीं है। इसको आप सबसे पहले सेव कर लीजिए। फाइल मेनू, सेव एज। डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप जो है इसको आपको ऑल टाइप्स करना है और यहाँ पे आप कोई भी नाम रखकर अपने फाइल को .css में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो इस फाइल का जो नाम है वो स्टाइल है और एक्सटेंशन है वो .css है। तो अब ये एक CSS की फाइल है जो कि डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखा है और ये मेरा HTML का फाइल है जो कि डेस्कटॉप पर ही सेव है। तो अब हमको क्या करना है, इस CSS वाली फाइल में मैं अपने इस कोड को कट पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से हटा के। ठीक है, सेम टू सेम मैं रखूँगा अपने कोड को। ब्रैकेट्स को थोड़ा अपनी जगह पे सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। आप यहाँ पे CSS वाली फाइल में कोई टैग मत लगाइएगा क्योंकि हम HTML नहीं लिख रहे हैं, हम CSS वाली फाइल में CSS लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे। तो आप HTML का यूज़ इसमें मत करिएगा CSS वाली फाइल में। तो HTML वाली फाइल में आपको स्टाइल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिंक टैग लगाना है। इसकी रिलेशन बताना है, रिलेशन में आपको लिखना है स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट लिखने के बाद में आपको उस फाइल का भी नाम बताना है। href वैल्यू के अंदर, href एट्रीब्यूट के अंदर आपको उस फाइल का नाम बताना है। CSS वाली फाइल जिसको आप जोड़ रहे हैं उसका नाम था style.css। लिंक टैग को यहाँ पे बंद कर दीजिए, फाइल को सेव कर दीजिए और वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो आप कोई चेंजिंग यहाँ नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि सेम CSS ही मैंने एक्सटर्नल वाले तरीके से लगाया है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंजिंग करके देखते हैं, अब पता चलेगा कि ये रियल में काम कर रहा है या नहीं। तो टेक्स्ट कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वाइट और बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ब्राउन। तो अगर ये वैल्यूज़, तो अगर ये CSS काम कर रहा होगा तो ये कलर भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। वह पेज को रिफ़्रेश करिए तो आप देख पा रहे होंगे कि कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका मतलब मेरा CSS सही से काम कर रहा है। उम्मीद है आपको एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS अच्छे से समझ में आया है। इन तीनों CSS में एक बार फिर से मैं डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूँ। इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक एलिमेंट पर ही एक बार में काम करता है। ठीक है, इंटरनल CSS को लगाने के लिए आप स्टाइल टैग का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ एक HTML फाइल पर ही काम करेगा। और जब आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे होंगे तो आपको लिंक टैग लगाना है। ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मैं सिंबल बना दिया हूँ, कितने भी एलिमेंट्स या कितने भी HTML फाइल के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीनों में अंतर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और तीनों को कैसे यूज़ करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।